नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सेना और सेना के जो सैनिक हैं, जवान, ये क्या किसी के चरणों में ये गिर सकते हैं? किसी के चरणों में झुक सकते हैं क्या? अगर हमारे देश की सेना और सैनिक किसी के चरणों में झुक गए, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि भारत माँ जिस भारत माँ के चरणों में इस देश का हर सपूत नमन करता है, भारत माँ की कोख उजड़ गई समझ लीजिए आप। बहुत मैं कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और आज करूंगा। मुझे इस मोदी के इकोसिस्टम का भय नहीं है। मैं चरण चाट नहीं हूं। मोदी का चरण चाट डिप्टी सीएम आज ये बोल रहा है कि इस देश की सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। इस देश की सेना और सैनिक किसी के चरणों में नमन नहीं करेंगे। इस देश की सेना और इस देश के सैनिक के चरणों में हम नमन करेंगे। इस देश का हर नागरिक नमन करेगा। आपने क्या बना दिया मोदी को? आपके लिए मोदी सब कुछ हो सकता है। हमारे लिए मोदी इस देश का चुना हुआ एक प्रधानमंत्री है, नेता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देश की सेना, देश के गौरव, देश के सम्मान, कल को आप कह देंगे भारत मां भी मोदी जी के चरणों में नमन कर रही है। मैं आज ये मसला है, इसलिए मैं फौज के अफसर के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता। बहुत गंभीर मसला है। आज मेरा अपने आप पर नियंत्रण कम है, मैं पहले बता दूं। और ये कम नियंत्रण के साथ साथ मैं फिर कहता हूं, मुझे इस मोदी के इकोसिस्टम से रत्ती भर डर नहीं है। ये कान खोल के सुन ले, ये जितने चरण चाट हैं मीडिया से लेकर के और राजनीति तक में बैठे हो, उन सबको मैं खुला चुनौती आज देता हूं, खुली चुनौती है। मैं आज फौज से मुझे जोड़ना था किसी फौज के अफसर को जिसके चरणों में हम नमन कर सकें। मुझे वो फौजी चाहिए था, तो मैंने कर्नल साहब को जोड़ा है। लाइए स्क्रीन पर कंट्रोल रूम। कर्नल रोहित चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं। स्वागत है कर्नल साहब। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद से ही आपने शुरू किया है। मैं सबसे पहले जरा, एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, सम्मान में नहीं दे पाऊंगा। कोई भी कहे कि आप सम्मान क्यों नहीं दिए, ये सम्मान लायक नहीं है। इन पर मुकदमा चलना चाहिए। इनको चौराहे पे नंगा किया जाना चाहिए। इस देश की सेना को ये मोदी चरणों में खड़ा कर रहे हैं। ये जगदीश देवड़ा जो पर्ची वाले आजकल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी पर्ची से लॉटरी निकली थी। ये क्या बयान दे रहा है? आज पूरा सीक्वेंस है। दर्शकों से कहूंगा थोड़ा रुकिएगा, ठहरिएगा, जरा सुनवाइए जगदीश देवड़ा को। कंट्रोल रूम सुनवाइए। माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। ये बोलने वाला और ताली बजाने वाली, ये दोनों नतमस्तक होंगे। ना हम नतमस्तक हैं, ना हमारे देश की सेना नतमस्तक है, ना सेना का एक जवान नतमस्तक है। बदला मोदी ने लिया। मोदी को जाके सेना के एक सिपाही का चरण धोक पीना चाहिए। सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को पॉलिटिकल सरेंडर से अपमानित करने वाला आदमी पॉलिटिकल सरेंडर किया है कर्नल साहब। देश जब वंडर कर रहा था, देश की सेना वंडर कर रही थी, तो मोदी पॉलिटिकल सरेंडर कर रहा था। ये आज बयान में दे रहा हूं। मुझे पता है कि इस बयान के दूर तक कुछ अंजाम और भी हो सकते हैं, लेकिन जब सेना वंडर कर रही थी तो ये आदमी पॉलिटिकल सरेंडर कर रहा था ट्रंप के सामने। ये सेना को चरणों में ले आएंगे।
आप फौजी हैं, मैं आपका पॉलिटिकल मैं आज बिल्कुल नहीं कनेक्शन की आप पॉलिटिशियन किस पार्टी से हैं क्या। बतौर फौजी, ये बयान हजम हो सकता है क्या इस देश की सेना को? और अगर हजम हो गया, तो बड़े अफ़सोस के साथ कहूँगा कि हो सकता है इस देश की सेना पर जिस पर आज तक राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ा है, हो सकता है इस देश की सेना पर भी राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक दबाव बन गया हो। आशीष जी, मुझे इस बयान को सुनकर मेरा खून खौल रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि देश की सेना, उसके शौर्य, उसके बलिदान, अदम्य साहस, उसके उसके प्रति हम सब लोग नतमस्तक हैं। सारा देश आज सेना का गुणगान कर रहा है कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना शौर्य, वीरता, साहस दिखाकर पाकिस्तान के घुटने टेक दिए थे, आज सारा देश उनको नमन कर रहा है। सेना, भारतीय सेना हमारा गौरव है, हमारे सर का ताज है, हमारे सर की पगड़ी है। जब सब कोई फेल हो जाता है तो भारतीय सेना जो है वो डिलीवर करती है। ये है भारत की नंबर 1 सेना। और उस सेना को नतमस्तक करने के लिए जो ये ओछा बयान, घिनौना बयान जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जो दिया है, मैं उनको इसके लिए कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मोदी जी अपने इन नेताओं को और अपने गलत बयानबाजी करने वाले इन मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को, इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि भारतीय सेनाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 146 करोड़ लोग इस देश के इन सैनिकों को नमन करते हैं, इनकी वीरता के ऊपर सम्मान करते हैं, गर्व करते हैं, गौरव करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी, ये देश की सेना संविधान से बंधी हुई है। हमारा सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। ये मोदी का नाम लेकर जिस तरह से सेना के बारे में प्रचार किया जा रहा है, सेना के काम के प्रति अपने जो क्रेडिट लेने का काम किया जा रहा है, उसको देश की सेना कभी बर्दाश्त नहीं करती। और सबसे पहली बात यह है कि पहलगाम हुआ, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल फेलियर हुआ था और 26 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई थी। हमने 35 साल की जे की जो टेररिज्म है, जो टेरर हिस्ट्री है उसका, और मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि टेररिस्ट फुर्ती से आता है, अटैक करता है, 1-2 मिनट के अंदर करके अपनी कार्रवाई तुरंत भागता है, अपनी सेफ्टी का रास्ता ढूंढता है। लेकिन पहलगाम में 40 मिनट तक वो नरसंहार करते रहे, चुन चुन कर मारते रहे। ना वहां पे कोई पुलिस पोस्ट, ना कोई पिकेट, ना कोई सिपाही, ना कोई डिप्लॉयमेंट, और 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट, कोई रसद, कोई सहायता वो नहीं आई। हमने परिवारों के साथ मुलाकात की है, पता चला कि बहुत सारे लोग उनमें से 1 घंटे से ज्यादा उनकी सांसें चल रही थी, जीवित थे। अगर समय रहते अगर उनको ट्रीटमेंट मिलता, इवैक्यूएट किया जाता, तो ये कार्रवाई नहीं हो पाती। और 40 मिनट का समय जो दिया गया उनको, जो मिला इन आतंकवादियों को, तो उसकी बदौलत ये लोग भागने में कामयाब हुए। और उसकी वजह से आज तक, आशीष जी, आज 24 दिन होने को, 23 दिन होने को आए हैं, लेकिन आज तक वो 4 आतंकवादी कहां हैं किसी को नहीं पता। नहीं पता। और इसके अलावा जो इस ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी का जो फेलियर हुआ है, उसके जो जिम्मेदार थे, जेएंडके की पुलिस, जेएंडके की जो सिक्योरिटी, जो वहां पे शहरों में और पहलगाम में, श्रीनगर में जो सिक्योरिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के डायरेक्टली अंडर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के फेलियर के लिए
आईबी, रॉ और बहुत तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं, उनके फेलियर की वजह से आज ये अंजाम हुआ। इसके बाद एक भी आदमी को जिम्मेदार ठहराया गया? इस घटना के जिम्मेदार डायरेक्ट वहां के जो फोर्स कमांडर्स हैं, मिलिट्री ऑफ होम के, सीआरपीएफ के, पुलिस के। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर डायरेक्ट सिक्योरिटी है। जेएंडके हाँ का मुख्यमंत्री एक पुलिस के सिपाही की भी पोस्टिंग या डिप्लॉयमेंट लेफ्ट से राइट नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है मिनिस्ट्री ऑफ होम की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, डीजी सीआरपीएफ की, और वहां के जो डिप्लॉयड सोल्जर्स हैं, डीजी पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और इन लोगों में से कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति का अभी तक बाल भी बांका नहीं हुआ। और इन्होंने 4 साल पहले ये सारे इलाके फौज से, जो राष्ट्रीय राइफल्स होती हैं या फौज की जो डिप्लॉयमेंट है, उसको हटा दिया गया था। और जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, अमित शाह ने डायरेक्ट अपने हाथों में ली गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के होम सेक्रेटरी को, अमित शाह को, आईबी के चीफ को, रॉ के चीफ को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। और उनकी वजह से 26 बेगुनाह लोग मारे गए और हमारे देश को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के कगार पर आना पड़ा। और उसके बाद आज तक मैं आपको बताता हूं, फौजी होने के नाते मेरा खून खौलता है इस बात से कि फौज में अगर यह घटना हो जाती तो अभी तक कई लोगों का कोर्ट मार्शल हो जाता। हाँ लेकिन क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अधिकारियों का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, या सीआरपीएफ के, या पुलिस के किसी भी बाशिंदे का, किसी का अभी तक कोर्ट मार्शल हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने हमारे देश को न्यूक्लियर युद्ध की तरफ धकेल दिया। उसके जिम्मेदार कौन? ये सभी लोग हैं उसके जिम्मेदार। और उसके बाद जो सेना को कार्रवाई करने के लिए जो आदेश दिए गए थे, कोई भी ऑपरेशंस के या कोई भी कार्रवाई करने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, मिलिट्री को एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव दिया गया। मिलिट्री ने उस लिमिटेड ऑब्जेक्टिव को, जो 9 आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में, जो इन पहलगाम के आतंकियों के आका थे, उनके आकाओं के जो हेडक्वार्टर थे, उनको ध्वस्त करने का उनको काम दिया। मिलिट्री ने वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस मोदी सरकार से कि उन्होंने फौज को 9 टारगेट क्यों दिए, जबकि वहां पर 150 के करीब ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड और स्टेजिंग एरियाज हैं, जिनकी जानकारी हमारे पास ग्रिड रेफरेंस के तौर पर हमारे पास है। उसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। और हम 150 के 50 टारगेट ध्वस्त करने की ताकत और कैपेबिलिटी रखते थे। ये पॉलिटिकल फेलियर है। फौज को जो ऑब्जेक्टिव दिया गया 100% अचीव। और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देश में एक माहौल पैदा हुआ, और पहलगाम के बाद जो देश में एक माहौल पैदा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कारगिल युद्ध के बाद कि देश में ऑपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की और उसके अंदर एक लाइन का फैसला किया कि हम देश की सेना और देश की सरकार के साथ हैं। जो भी इन टेरर कैंप्स के या टेरर फैलाने वाले जो नेटवर्क है, उसको ध्वस्त करने के लिए, या जो भी फैसला सरकार लेती है पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, तो हम एकजुट हैं, आपके साथ हैं। 100% मैंडेट आपके पास है। लेकिन उस मैंडेट का मोदी सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जरूर लॉन्च किया, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव दिया, फौज ने उसको कार्रवाई की। उसके बाद 4 दिन के अंदर 7, 8, 9 और 10, 4 दिन में ऐसा देश में माहौल पैदा हुआ कि बॉर्डर पे रहने वाले लोग, पूरे जेएंडके से लेके और कच्छ तक, हर व्यक्ति
जिसका घर भी बर्बाद हो सकता था इस लड़ाई के अंदर, लेकिन उसने कहा कि देश के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन इस बार आर और पार हो जाए, आर पार की लड़ाई हो। इतनी बड़ी मैंडेट मिली इस मोदी सरकार को, जो 56 इंच का सीना दिखाती है। और इस मोदी सरकार ने देश को शर्मसार करने का काम किया है। 10 तारीख को जब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को ध्वस्त करने का काम किया, हम लड़ाई के मैदान में आगे चल रहे थे, जीत रहे थे। देश में ऐसा माहौल था, देश में लड़ाई होते हुए भी ऐसा माहौल था कि हम अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको याद हो तो ये गोदी मीडिया के जो चैनल थे, किसी चैनल ने कराची को हथिया लिया था, किसी ने इस्लामाबाद को, किसी ने लाहौर को। सब लोग जो है, इस गोदी मीडिया भी इस माहौल का पात्र बना कि उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं जो है पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुकी हैं। इसका मतलब माहौल था पूरे देश में, सेना के साथ माहौल था, सरकार के साथ माहौल था। लेकिन ये मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया एक व्यापारी के हाथ में। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक उसके दबाव में मोदी सरकार ने सौदा किया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया तो हम सब ने सलाम किया था कि नाम बहुत बढ़िया है, सेना ने नाम बहुत अच्छा दिया है। सिंदूर हमारे महिलाओं की इज्जत, मान और सम्मान का प्रतीक है। हम लोगों के मेल्स के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। इसी विश्वास के साथ हम लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और हमारे ही सिंदूर का इन्होंने सौदा कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट सीज फायर करने से पहले, अनाउंसमेंट होने से पहले आकर बोलता है कि हमने उनको कहा कि आप व्यापार करिए, हम ट्रेड करेंगे, सीज फायर कर दीजिए। सीज फायर नहीं करेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को एक पलड़े में तोल दिया। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, एक टेरर स्टेट, और पूरे वर्ल्ड में जो टेरर को स्पॉन्सर करने का एक, जिसे कहते हैं अर्थक्वेक का एक एपी सेंटर होता है, वो सेंटर है। हर तरह के पूरे देश और विश्व में कहीं पे भी टेरर अटैक्स होते हैं तो उसका तार इस्लामाबाद से जुड़ता है। और दूसरी जगह भारत वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, दस्तक दे रही है तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए। वर्ल्ड की बेस्ट सेना है हमारे पास, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी डिफेंस फोर्सेस। हमसे क्या मुकाबला करेंगे? हमने तो 1971 में उनको पीछे छोड़ दिया था। जब 1971 में इंदिरा गांधी जी ने और मानेक शॉ जी की फील्ड मार्शल मानेक शॉ, उनकी लीडरशिप के अंदर हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था। बांग्लादेश का जन्म हुआ था और 54 साल के बाद आज पहली बार इतना बड़ा मौका था हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने का। पाकिस्तान के जिस तरह से उनका भूगोल है उसको बदलने के 5 टुकड़े हो सकते थे, उसके 5 टुकड़े करने का मौका था। लेकिन व्यापारी, मोदी साहब व्यापारी हैं। उन्होंने हमारे देश की सेनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, देश की महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है और देश के साथ खिलवाड़ किया है। कर्नल साहब, उससे ज्यादा खिलवाड़ जो हुआ पूरे देश ने देखा। लगातार 10-11 तारीख से ये चर्चा कर रहे हैं और हर दिन हमको चर्चा करने के लिए ट्रंप ही मजबूर भी करता है। हर दिन भारत को अपमानित कर रहा है, हर दिन अपमानित कर रहा है। लेकिन उस सबके बीच में सेना सीज फायर का जश्न पहली बार हम देख रहे हैं। सीज फायर हुआ था 71 में भी। कब हुआ? जब 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाल करके सर नीचे झुका करके मान लिया कि हम हार गए हैं।
वो दूसरी स्थिति होती है। नहीं तो बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल कुछ भी पढ़ा दिया जाता है। इसलिए मैं पूरी बात कंप्लीट करता हूँ कि वहां पढ़ाई मत पढ़िए, सच्चाई समझिए, इस देश के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को समझिए। जो दर्शक हैं वो सारे के सारे, सीज फायर हुआ जब सेना करीब करीब मतलब पूर्ण सफलता की ओर थी, तब सीज फायर किया। सीज फायर, इस देश की जनता क्या मूर्ख है? उसको नहीं पता था? जो जनता पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद सड़कों पर उतर के जश्न मनाती है और पटाखे फोड़ती है, वो जनता जश्न नहीं मना रही थी तो तिरंगा यात्रा प्लान किया इन्होंने, क्योंकि इन्हें जश्न पैदा करना था, जश्न पैदा करना था। स्वतः स्फूर्त जश्न होता है विजय का, विजय का जश्न उठा करके नहीं, सर पे पानी छींटे मार के नहीं जश्न करवाया जाता है, वो स्वतः स्फूर्त होता है। वो तिरंगा यात्रा कोई नहीं जा रहा है, जनता नहीं जा रही है, वो सिर्फ भाजपा सत्ताधारी दल के दबाव में जो लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता है वही जा रहे हैं। बड़ी बात यह है, मुझे सब ठीक है, आप सरकार में थे, आपने सीज फायर कर लिया, आपने 11 साल में जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो आज भी नहीं दे रहे हो कि सीज फायर क्यों किया। लेकिन अब सेना का अपमान शुरू कर दिया आपने। अभी देवड़ा का सुना, डिप्टी सीएम है, एक मंत्री का भी सुनवा देते हैं। हम चाहते हैं कि याद रहे, भारतीयों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, मैं चाहता हूं याद रहे, रोज दिखाऊंगा उसको। दिखाइए, विजय शाह को जरा सुनवाइए, क्या बोला था हमारी बहन के लिए, जिस पर हमें नाज है। बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारी समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी वो बहन जिस पर हम सर झुकाकर नाज कर सकते हैं और नाज करते हैं, उसके बारे में घटिया सोच, घटिया टिप्पणी, ये भी मंत्री है, ये भी मंत्री है। लेकिन इस दिल्ली में डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निंदानाथ राजनाथ रक्षा मंत्री हैं, दुर्भाग्य है देश का। उन्होंने और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे तो बिल्कुल नहीं होते, आप तो इस्तीफे सिर्फ मांगते हैं, अपोजिशन में रहते हैं। शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था मुंबई के बाद, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, 2 बार 3 बार कपड़े बदले थे शिवराज पाटिल ने। और उस दौर की मीडिया, मैं उस मीडिया को सही कहता हूं, गलत नहीं कहता, मीडिया वही होनी चाहिए थी। शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। यहां मोदी जी अगले ही दिन एयरपोर्ट से लेकर मधुबनी और मधुबनी से दिल्ली कई बार कपड़ा गिने, कोई नहीं गिनती करने गया, कई बार कपड़ा बदले, नहीं गिनेंगे, मोदी जी का नहीं गिन सकते, क्योंकि लालच और दहशत दोनों फैला रखा है इन लोगों ने। ये दहशत वर्ड मैं क्यों कह रहा हूं, उसका सबूत दिखाता हूं आपको। जरा एक देखिए, क्लिप आई है, मोदी की आलोचना एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने कर दी। कर्नल साहब, ये जो गुंडे पाल रखा है, इस इकोसिस्टम में गुंडे हैं, बुजदिल गुंडे हैं। ये बुजदिल गुंडे गए वहां पर, ये दिखा रहे इनको उठा करके, इनके साथ क्या होना चाहिए, लेकिन ना, मोदी जी की आलोचना करने वाला जेल जाएगा, उस पर मुकदमा होगा। ये उस कर्मचारी को वहां पर जाके माफी मंगवाए और माफी मंगवाने के बाद पीटा। पीटने वाली क्लिप हिंसक हो जाती है, इसलिए हमने हटा दिया। वो माफी मांगा, उसके बावजूद पीटा उसने। दिखाइए जरा क्लिप। ये है इस देश में, इसीलिए लोग मोदी के चरणों में सब झुक गए हैं, सब। ये देखिए, माफी मांग रहा हूँ, नीचे बैठ के माफी मांग। नीचे नीचे बैठ जा। चाचा 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 बैठ जाना, बोल कोई नहीं करेगा भाई। बस जोर से बोलना, जो वीडियो में आए। जो वीडियो में बोल रहा था वही बोल दो कि मैं माफी मांग रहा हूँ। चलो, मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ, मैंने जो बोले वो गलत है और मैंने भी भड़कावे बहकावे में बोला था, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं माफी मांगता हूँ पूरे देशवासियों से। आगे और भी था इसमें, मोदी जी से भी माफी मांगता हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी माफी मांगता हूं, फिर उसके बाद इसको पीटा है। कर्नल साहब, मैं मतलब ये अब अपोजिशन
के अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी से भी आप जुड़े हैं। मैं तो फौजी के रूप में ही बात करना चाहता था। ये मंत्रियों का क्या होना चाहिए? क्योंकि इस्तीफा तो नहीं होगा। जहां पर ये शर्मनाक है, किसी भी पार्टी को इस देश के साथ पता है क्या है? ये देश ऐसे दौर में इस नशे में डाल दिया इन लोगों ने, नहीं तो ऐसे लोगों को जनता हटा देती। जो पार्टी सेना का अपमान करे, मंत्रियों की इस्तीफा ना हो, अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर करवाना पड़े, सरकार एफआईआर में भी खेल करे कि उस एफआईआर को बाद में स्पंज किया जा सके, ऐसे लैंग्वेज में एफआईआर दर्ज करे, फिर अदालत अदालत निगहबान बन जाए, कहे ये क्या बना रखा है मजाक, एफआईआर दोबारा लिखो, बचाना चाहते हो। अदालत सीधे बोल रही है, बचाना चाहते हो ऐसा एफआईआर करके। लेकिन जनता चाहे डरी हुई है या जनता को सुबह दोपहर शाम जो नफरत का डोज दिया जा रहा है, उस डोज के वजह से होश में नहीं है। मैं तो जनता को भी इसमें कटघरे में खड़ा करता हूं। ये नहीं है कि जनता ही महान है ना। अगर ऐसे हालात देश के हैं तो क्या बतौर अपोजिशन आप लोग लड़ो, कुछ भी तो करो साहब। इन लोगों को तो कहीं कटघरे में ले जाओ। ये देवड़ा, ये शाह, ये अगर जी इस समाज में, ये सभ्य समाज में रहने लायक जीव नहीं है। ये इंसान सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। समाज को गंदा करेंगे, खराब करेंगे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी जब इनके मन में ऐसा होगा तो। कर्नल साहब। जी जी। हाँ, देखिए आशीष जी, ये वो कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा लीडर टॉप पे बैठा होगा वैसी ही विचारधारा नीचे तक जाएगी। ये मोदी जी की जो विचार, मोदी और शाह का जो एक नई विचारधारा जो पूरे देश के अंदर आ गई है, वही नीचे बीजेपी के अंदर पूरी विचारधारा फैल चुकी है। ये नफरत फैलाने का जहर जो है, ये ऊपर से बोया जा रहा है, ऊपर से सिखाया जा रहा है, और इसी तरह से वो नीचे पूरी तरह से सही तरीके से जा रहा है। और मैं आपको यहां पे एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बहुत ही सोची समझी चीजें हैं। हाँ, एक मंत्री कोई बिल्कुल। बयानबाजी करता है, एक एक कोई बयानबाजी करता है। मैं यहां पर दोबारा से, कि मेरा दिल नहीं मानता कि उस बात को ना कि छुआ ना जाए। जिस तरह से हिमांशी नारवाल का, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पत्नी का, जिसकी फोटो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, अपने पति की शव के साथ वो बैठी हुई थी पहलगाम के अंदर। उनके परिवार से मैं मिला, वो 1 घंटा 10 मिनट तक उसकी सांस चल रही थी, नहीं बच पाया। उस फोटो का पूरे देश में इस्तेमाल किया इस बीजेपी ने। और जब उस महिला ने एक फौजी की जो विचारधारा है, सर्व धर्म समभाव, सारे धर्म एक बराबर, पलटन का धर्म मेरा धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करें, कोई जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, वर्ग के ऊपर बंटवारा ना करें, ये फौज सिखाती है, फौज की ट्रेनिंग सिखाती है। और चाहे वो फौज के 1 दिन की एसोसिएशन हो परिवार की, चाहे 10 दिन की एसोसिएशन हो, या सारी उम्र की एसोसिएशन हो, तो उस परिवार का असर उसकी महिलाओं पर पड़ता है। वो लोग पूरी तरह से सेकुलर परिवार है। इस विनय नारवाल के दादा जो है, वो पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर रहे हुए हैं। तो वो लोग वर्दी वाला परिवार है, और वो लोग इन फौजियों के जो फीलिंग्स हैं उनको महसूस करते हैं, देश की फीलिंग्स उनके प्रति महसूस करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा कि आप किसी को वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे बांटे ना, या किसी को बांट कर उसके ऊपर उसका तिरस्कार ना करें, तो बड़े हैवी हार्ट के साथ, दिल पर पत्थर रखकर उसने बात कही होगी। है उसने अपना पति खोया था, सुहाग खोया था। उसके बाद ये जो बीजेपी की जो आपने बात की, जो ये ट्रोल आर्मी है, ये डिजिटल दहशत गर्द जो है, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, उसने उसको तिरस्कार करने का काम किया। ये दहशत गर्द है। इन दहशत गर्दों के खिलाफ देशद्रोह का मुकाबला होना चाहिए। और ये जो पूरी की पूरी टीम है, जो अपने आप को अलग अलग चीजों के, धर्म के रक्षक और संरक्षक और ये सब कुछ मानते हैं, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। उनको देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चलने की जरूरत है। उसके बाद वहां तक नहीं थमे। जब ऑप सिंदूर लॉन्च हुआ, तो कितना बढ़िया एक हमारे सामने दृश्य आया
कि जब उसकी ऑपरेशनल ब्रीफिंग हो रही थी तो एक तौर पर व्योमिका सिंह, हम्म, दूसरी दूसरी तरफ कर्नल सोफिया। कुरैशी, सोफिया कुरैशी, और तीसरी तरफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो कश्मीरी पंडित है। क्या नजारा था! ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा भारत देश। और उसके बाद ये विजय शाह जैसे मंत्री, इनकी इतनी जरूरत कि वो हमारी अफसर, हमारी साथी, हमारी जाबाज सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस आदमी को चौराहे पे ले जाना चाहिए। इस आदमी के साथ कानूनी तौर पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इसको ताउम्र इसको जेल में डाल देना चाहिए। और बीजेपी वाले कहते हैं कि राजनाथ जी कहते हैं हम लोगों के इस्तीफे नहीं लेते। हम्म, तो इसका मतलब तुमने ये पंटर अपने छोड़ रखे हैं। हाँ, ये बकवास और असल- गलत बयानबाजी करने के लिए पंटर छोड़ रखे हैं। कभी वो विजय शाह के नाम पे आता है, कभी आपकी अमित मालवीय की ट्रोल आर्मी के नाम पे आता है, कभी आपके ये जगदीश देवड़ा के नाम पर आता है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है, जो अपनी नाकामियों का और अपना जिस तरह से सीज फायर हुआ है, वो ट्रंप बार बार कह रहा है कि भाई, मैं हर बार कह रहा है, कहीं जाता है व्यापारियों, सऊदी अरेबिया में व्यापारियों के बीच में जाकर कहता है कि मैंने कहा ट्रेड करना चाहते हो तो सीज फायर, दोनों आप बराबर हो, दोनों ग्रेट हो, सीज फायर करो। तो ये आपने जो सरेंडर किया है, इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर नहीं किया था रिचर्ड निक्सन के सामने, उनको कह के आई थी कि भारत देश सक्षम है, हमारे पास आज भी अपनी रीढ़ की हड्डी कायम है। हम 3 और 4 हजार किलोमीटर दूर बैठकर कोई देश हमारे देश की सीमाओं का फैसला नहीं कर सकता। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता, संप्रभुता का फैसला नहीं कर सकता। हम डेवलपिंग नेशन है, हम अपनी खुद की ताकत रखते हैं और अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखते हैं। और उन्होंने बांग्लादेश के दो टुकड़े कर दिए। और आज ये दूसरी तरफ मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जिस तरह से हमारे देश का सरेंडर करा दिया ट्रंप के सामने, यूएस प्रेसिडेंट के सामने, जीती हुई बाजी को रोक दिया। आज पहली बार मौका था, इतने सारे लोग इनके मंत्री पिछले 4 साल से बयानबाजी कर रहे हैं पीओके लेके आएंगे, आज मौका था पीओके लेके आने का। इसका मतलब आप चुनाव में तो पीओके लेके आने की बात करते हैं, भाषणबाजी में पीओके लाने की बात करते हैं। जब ग्राउंड में आपके पास मौका आया तो आपने उस मौके के ऊपर व्यापार किया, आपने सौदा कर दिया। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने पीओके लेने के लिए तैयार थी हमारी सेनाएं, उसका सौदा कर दिया, ट्रंप के दबाव में सौदा कर दिया। और बार बार ट्रंप जो कह रहा है, तो इसका मतलब वो आपको वार्निंग दे रहा है मोदी जी कि या तो आप मान जाइए उसकी बात और सबको बता दीजिए कि आपने ट्रंप के कहने के ऊपर सीज फायर किया है, या फिर आप में अगर 56 इंच का सीना है, ताकत है, हिम्मत है, तो मान जाइए, कह दीजिए कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बात ट्रंप का है, तो नाम या तो ट्रंप वो का तो झूठ नाम बोल रहे हैं या आप छुपा रहे हैं आपने सरेंडर किया है। ट्रंप का तो तो नाम ये जुबान से नहीं निकलता है, जुबान से नाम नहीं निकलता है। एक मैं फाइनल सवाल आपसे, इंपॉर्टेंट है लेना। एक मैं आखिरी चीज इसके अंदर एक बात कहना चाह रहा था आशीष जी, कि ये आप देश को भटकाने का काम कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं कि आपके सीज फायर के ऊपर बात ना हो पाए। आपके जिस तरह से आपने सेनाओं को जीती हुई बाजी से रोक दिया, पीओके लाने से रोक दिया, पहलगाम के ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर के बारे में कोई बात ना करे, तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए आपने अपने ये जो पंटर छोड़ रखे हैं, इन पंटरों को लगाम लगाइए। और अगर आपने लगाम नहीं लगाई, वैसे हमने तो विजय शाह के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी है, हमने कांग्रेस पार्टी ने, एक्स सर्विसमेंट डिपार्टमेंट ने भोपाल के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की और उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और
स्वतः संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर लॉन्च की उन्होंने भी। और उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए कि ये गटर जैसे गंदे वर्ड हैं, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मोदी जी अपने इन पंटरों को लगाम दीजिए, तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करिए, विजय शाह को बर्खास्त करिए और ये जगदीश देवड़ा को बर्खास्त करिए। अगर इनको बर्खास्त नहीं करेंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर आपके खिलाफ इतना बड़ा हुजूम खड़ा कर देगी कि आपको याद नहीं आए रहेगा कि आपके साथ आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गद्दी पे बैठे या गद्दी से उठे। कुल मिलाकर के अदालत ने ये कह के कि गटर जैसा बयान है, ये साफ कर दिया देश के सामने। अब देश समझे ना समझे उसकी विडंबना है। वो साफ कर दिया कि इस देश में सरकारें गटर जैसी सोच वाले लोग चला रहे हैं। ये अदालत ने साफ कर दिया, ये कह के कि बयान गटर जैसी सोच वाला है, तो गटर जैसी सोच वाले लोग सरकार में बैठे हैं। अगर सरकार में गटर जैसी सोच वाले लोग बैठे हैं तो गटर जैसी सोच वाले ही सरकार चला रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो है जो अदालत का बयान है उसके मायने यही निकलते हैं। एक आखिरी सवाल, आप खुद फौजी हैं और आपको डिपार्टमेंट भी वही मिला हुआ है, ये सेना मोदी जी के चरणों में नमन कर रही है, हम तो नहीं हजम कर पाएंगे, बतौर फौजी आप भी हजम नहीं कर पाओगे। मान लिया जो अभी आर्मी में है उनके सामने तमाम अनुशासन से जुड़े मसले हैं, आप लोग तो कम से कम इनके चरण से जो है मुक्त करवाओ हमारे स्वाभिमान को। अगर इनके चरणों में सेना चली गई तो हमारा स्वाभिमान इनके चरणों में है, उसको इनके चरणों से वापस लाओगे आप लोग क्या, कैसे? ये फाइनल कमेंट, 1 मिनट। देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस पूरे प्रकरण में सेना ने दिए हुए ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। ये सेना 100% पास और मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल, 0 नंबर लेकर पूरी तरह से फेल। मैं आपको ये चीज एक और कहना चाहूंगा कि आप देखिए जय और विजय का खेल। पाकिस्तान जो है वो जश्न मना रहा है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है और वहां पर आईएमएफ का उसको लोन मिल गया जो कि महज 30 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास है, जो कि पीएम केयर फंड के अंदर हमारे 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे आ जाते हैं। तो ये, लेकिन 30,000 करोड़ के लिए जो देश गुहार लगा रहा था उसको वो मिल गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। लोग लगातार वहां पर जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। आज अगर हम इसको जीत माने तो क्या हमारे 146 करोड़ लोग वो खुश हैं, जीत मना रहे हैं? क्रिकेट का मैच होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत जीतता है तो घर घर के अंदर पटाखे फोड़े जाते हैं कि जीत हो गई। तो क्या आज जीत हो गई? 146 करोड़ लोग देश के समझ में नहीं आ रहे, सकते में है कि हमारे साथ क्या धोखा हुआ, क्या हम इस जीत को जीत माने? फौज ने तो काम किया लेकिन देश की सरकार ने रोक दिया। तो ये जीत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए इसी वजह से, क्योंकि लोग, अगर जीत होती तो हर घर के अंदर पटाखे फूटते। आज मोदी जी को तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है, लोगों के बीच में जाने के लिए अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कहना पड़ रहा है कि तिरंगा यात्रा निकालो और लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि हम जीते हैं। बताना पड़ रहा है। लेकिन देश का एक एक नागरिक आज अपनी सेना पे गर्व करता है, मान करता है। हमारी गरूर है हमारी सेना, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइल अटैक लॉन्च किए, अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए मिसाइल अटैक लॉन्च किए, उनकी 11 एयरफील्ड ध्वस्त की और उनके 9 आतंकी टारगेट जो है ध्वस्त किए। दिल मांगे मोर, एक सैनिक के नाते यही कह सकता हूं कि दिल मांगे मोर। देश ज्यादा चाहता था
देश की भावनाओं को आहत करने के लिए मोदी जी, ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। देश की सेनाओं का सलाम करेगा और आपको माफ नहीं करेगा। और चित्रांशी जी, आपकी बात का भी आखिरी जवाब यही है कि 146 करोड़ लोग इस टाइम सख्ते में हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, और ये हैरानी और परेशानी सड़कों पर निकलेगी और इन लोगों को जवाब देगी कि आप हमें ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। कांग्रेस पार्टी जय हिंद यात्राएं, जय हिंद सभाएं कर रही है। 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में पूरे देश के अंदर जय हिंद सभाएं करेगी। और उसके बाद ये लड़ाई यहां नहीं खत्म होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी और इस लड़ाई के लिए सूत्रधार बनेंगे हमारे देश के एक एक नागरिक, हमारे जो पूर्व सैनिक और सैनिक समाज के लोग हैं, वो नुमाइंदे पूरे देश में जाकर कहेंगे कि हम जीत रहे थे, हमें मोदी जी ने अपने इस व्यापारिक सीज फायर की बदौलत हमें रोक दिया और आगे जाने से रोक दिया, पूर्ण जीत हासिल नहीं करने दी। तो इसलिए वो सब लोग एक एक एम्बेसडर बन के गांव में, गली में, कूचे में जाएंगे और मोदी जी, आप कितनी तिरंगा यात्राएं निकाल लीजिए, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेंगे तो ये इसका राजनीतिकरण हम नहीं करने देंगे। हम लोगों के बीच में जाकर बताएंगे कि आपने देश के साथ धोखा किया है, देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है, देश की महिलाओं के ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके देश की महिलाओं के सिंदूर के साथ व्यापार किया है, आपने यूएस ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि या तो आप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान का खंडन करें, उनको बोलें कि आप चुप रहिए। जब इंदिरा गांधी जी निक्सन की सभा छोड़ के आ गए थे, उनसे मीटिंग छोड़ के आ गई थी, एक लाइन में कह के आ गई थी कि हम अपने फैसले खुद करने की ताकत रखते हैं। तो मोदी जी, आप ट्रंप को बता दीजिए, हमें व्यापार नहीं चाहिए, हमें अपने फैसले करने की ताकत है, हमारी रीढ़ की हड्डी आज भी कायम है। और ट्रंप का नहीं नाम तो नहीं आएगा जुबान तो पे। सारे देश के सामने अपना नाम बदल दीजिए, अपना नाम रखिए, ये आप नरेंद्र मोदी से अब सरेंडर मोदी कहलाए जाएंगे इस देश के एक नागरिक के सामने। ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, मैं तो ये हम बड़ा साफ गोई वाली आज की तारीख में पत्रकारिता करते हैं, ये न्यूट्रल उट्रल जैसा ढोंग नहीं करता। मैं बड़ा साफ, जो बुरा है तो बुरा बोल रहे हैं, उसमें हमको कोई किसी पक्ष का कह ले, आजाद है कहने के लिए। कांग्रेस अगर ये घर घर तक पहुंचाने में कामयाब होती है, हालांकि बहुत मुझे कांग्रेस पे यकीन नहीं रहता, शुरुआत अभियान करती है, अंजाम तक पहुंचाती नहीं। इसी में से कई निकल के ऐसे आ जाएंगे, कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया वो जो है सीज फायर का फैसला मोदी जी का ऐतिहासिक था, इसी कांग्रेस में से ही निकल आएंगे एक आध। अब उस पर हम नहीं आपसे पूछेंगे कोई सवाल, क्या सहज करने के लिए, क्योंकि मेरी चर्चा देवड़ा पे थी। लेकिन अगर घर घर तक, मैंने कहा था जिस दिन तिरंगा यात्रा का ऐलान हुआ था, उस दिन मैंने कहा था कि इनके तिरंगा यात्रा पीछे की यात्रा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी सबको निकालना चाहिए, इनकी यात्रा पीछे निकाल दो और जिधर से यात्रा जाए उधर से एक मॉनिटर पर, कहीं नहीं मॉनिटर महंगा मिलता है, खर्चा नहीं, कांग्रेस के पास वो फंड नहीं है, टीवी टेलीविजन रख लो भैया, सीडी रख लो और उसमें मोदी सब रख लो, कि दिक्कत सीमा पर नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है। वो रखो आप लोग क्लिप, जो इंडिया टीवी में दरबार में अदालत में रजत शर्मा की अदालत में बता रहे थे कि यहाँ पर भारत पर आतंकी हमला करेगा अमेरिका और भारत जाएगा, गिड़गिड़ाएगा अमेरिका के सामने। पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करेगा और भारत अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा। कौन गिड़गिड़ा रहा है? उसी जन तक जिधर से तिरंगा यात्रा निकले, सुनाइए, सब सुनाइए इनको, कहां पर किसकी दिक्कत है। मनमोहन सिंह के समय में वो सुनाइए कि मनमोहन सिंह के समय में बराक ओबामा ने भारतीय पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा कि पाकिस्तान की सीमाओं से जो आतंकी गतिविधियां जो है संचालित हो रही हैं, वो अनएक्सेप्टेबल हैं, अस्वीकार्य हैं। ये था भारत का दम। आज ट्रंप दिन में 3 बार होम्योपैथिक दवाई टाइप बेइज्जत कर रहा है। ये सुनवाइए उनको, जनता उसके पीछे चलवाइए, इसके तिरंगा यात्रा के पीछे चलवाइए। हम तो चाहते हैं घर घर जाए, घर घर। ये झूठ की खेती,
जितनी जितनी लंबी इसकी फसल होगी, जितने दिन तक इसकी फसल कायम रहेगी खेत में, ये उस खेत को परमानेंट के लिए बंजर बना देगी। कहते हैं ना कुछ खेतों में कुछ ऐसी घास होती है कि घास की निराई करते हैं किसान, नहीं तो वो खेत बंजर हो जाता है। ये जितने दिन रह गए झूठ के सौदागर, ये देश को बंजर बना देंगे। घर-घर अगर नहीं पहुँचाया आप लोगों ने तो बंजर बना देंगे देश को। ठीक बात है। एक बयान में आपको जो मैं कह रहा था कि जैसे लीडर होंगे, टॉप के लीडर होंगे, वैसे ही जमीनी लीडर बनेंगे। मोदी जी ने 2013-14 के अंदर कहा था कि देश के सैनिकों से ज्यादा साहस तो व्यापारियों में होता है। तो आज मोदी जी ने उसको सार्थक सिद्ध कर दिया है कि देश के सैनिकों से ज्यादा साहस यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप जो व्यापारी हैं, मोदी जी जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों में होता है, जिन्होंने देश को जीत की कगार पे खड़े थे उनको रोककर उनके पांव को पीछे खींचने का काम किया है। ये व्यापार किया है, देश का सौदा किया है, देश की बातों का सौदा किया है, देश के लोगों की भावनाओं का सौदा किया है। तो ये बात जैसे यथा राजा तथा प्रजा तथा वैसा ही हुआ। ऐसे टॉप लीडर तो हमें कौन मिलेंगे? विजय शाह मिलेंगे, हमें देवड़ा जी मिलेंगे, और पता नहीं है इनके कितने कितने तरह तरह के लोग हैं जो गलत बयानी करते रहे। तो इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। ये देशद्रोही है। नहीं इनके कर्नल खिलाफ साहब, आप बतौर कांग्रेसी क्या कर पाएंगे, मैं इस पर नहीं कुछ लोग नाराज भी होते हैं कांग्रेस में भी हमसे, तो हम इस पे नहीं कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन बतौर फौजी मैं आपसे उम्मीद करूंगा, बतौर फौजी मेरी जी उम्मीद है आप कि बतौर फौजी जी बिल्कुल आप ऐसे ऐसे जो है सेना का और हमारे सैनिकों का अपमान नहीं होने देंगे। हमारे देश की फौज, हमारे देश के फौजी ये सिर्फ एक जगह चरण झुकाएंगे, वो भारत माता। वो भारत माता के लिए जी। ये गर्दन अपनी कटवाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को कुर्बान करने के लिए। भारत माँ के हम सिवाय लोग किसी भारतीय सैनिक तिरंगे के लिए लड़ता है, उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, या तो तिरंगा फहरा के आएंगे या तिरंगे में लिपट कर आएंगे, देश के बस संविधान को बचाएंगे, उसके लिए जान दे देंगे। लेकिन वो नतमस्तक नहीं होता किसी के आगे। और जो ये राजनीतिक पार्टी है, ये किसी की सेना, जो भारतीय सेना है, किसी की बपौती नहीं है कि ये उनके आगे नतमस्तक हो जाएं। ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा। भारतीय सेना का जो सैनिक का जो शीश है, वो हमेशा हेड हाई रहता है, और वो सिर्फ भारत माता के आगे झुकता है, देश के संविधान के आगे झुकता है, तिरंगे को सलाम करता है, लेकिन किसी के चरणों में कभी नहीं झुकता। धन्यवाद। चलिए, हम उम्मीद यही करेंगे, धन्यवाद आपसे, कि ये जो है ये बार-बार जो बर्बर डायरिया है ना, ये बंद हो भाजपाइयों का। ये जब जुबान खोलते हैं तो अपमानित करते ठीक है। हैं, ये बंद हो, हम यही उम्मीद करेंगे। और आखिर में जी भारतीय जी सेना को नमन करते हुए हम उसके चरणों में हैं भाई, हम उसके चरणों में हैं, वो किसी चरण में नहीं है। हम भारत के एक-एक फौजी के चरणों में हमारा नमन है। जय हिंद, धन्यवाद। जय जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।